दरअसल ये एक एविडेंस होता है अखबारों के लिए और सारे के सारे समाचार पत्रों के लिए, ताकि ये घोषित हो सके कि एक अच्छी किताब पुनः हमारे बीच में आ गई है। सम्मानीय रमेश दुबे जी बैठे हुए हैं, जलज राठौर जी बैठे हुए हैं, मनोज सोनी जी, सुनील सराफ जी, सुजाता मिश्रा जी और डॉक्टर हिशी विश्वविद्यालय से संतोष सिंह चौबारा जी हमारे बीच में आ गए हैं। और सागर के वरिष्ठ बब्बा जी, लोकगीतों के महारथी आदरणीय श्री शिवरत्न यादव दादाजी हमारे बीच में बैठे हैं। पूरन भाई साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी हमारे पास बैठे हैं। अंबिका यादव जी और अब मैं आग्रह करूंगा श्यामलम संस्था के सभी सदस्यों से और जो लोग सम्मान करना चाहते हैं, आदरणीय तिवारी जी, श्री आर के तिवारी जी वह मंच से बाहर आए ताकि साल श्रीफल और मालाओं से आपका स्वागत सम्मान किया जा सके। स्वाभाविक सी बात है, नई कृति मतलब रचना, और रचनाकार सिर्फ ब्रह्मा ही होता है या फिर लेखक जो लिखता है वह रचना होती है। और ये सत्य है, कल सत्य है। रचना यानी हम अपने मन मस्तिष्क से शब्दों को बाहर निकाल कर पन्ना पर उकेरने की कोशिश करते हैं, यानी उन्हें रचते हैं, उन्हें आकार देते हैं। अतः स्वाभाविक सी बात है कि जो एक रचनाकार है वह एक ब्रह्मा के समान होता है। सामने देखिए सब लोग। जी, आदरणीय विनोद तिवारी जी से आग्रह है कि वो उनका स्वागत करें। आदरणीय तिवारी जी का स्वागत करें। कपिल वैशाखिया जी, आदरणीय श्री पूरन भाई साहब जी, कवित्री दीपाली गुरु, जिसकी किताब अभी आई थी, कुछ समात आया है, पढ़ने को नहीं मिली। मैंने देखा था, उसमें ग्रुप में देखा था कि एक अच्छी किताब उसकी प्रकाशित हुई है। पता नहीं कब पढ़ने को मिलेगी, पढ़ना चाहूंगा। श्री स्वर संगम संस्था के हरि सिंह ठाकुर जी, पूरन सिंह राजपूत जी, मनोज श्रीवास्तव जी, दादा शिवरत्न यादव जी, कपिल वैशाखिया जी, जलज राठौर जी, रमेश दुबे जी, पीएन मिश्र जी। मैं जब एक ऐसी हस्ती को देखता हूँ जैसे मैं लगातार देखकर प्रेरित होता हूँ, जिसे देखते हुए मेरे अंदर अपने आप के अंदर उत्साह आ जाता है, और मेरे साथ मैं समझता हूँ कई लोगों के अंदर उत्साह आ जाता होगा। वह इंक मीडिया के आदरणीय श्री आशीष द्विवेदी जी, वह भी आए, और चूंकि स्वागत सम्मान की वेला है, मैं चाहता हूँ कि वह भी आदरणीय श्री आर की तिवारी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री निरंजन किशोरवानी जी, उषा बर्मन जी, और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय श्री अनिल जैन जी कभी, और आदरणीय निरंजन जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह वही है। आदरणीय श्री पीएन मिश्र जी, सम्मानित श्री देश की प्रतिष्ठित हस्ती सम्मानित श्री रघु ठाकुर जी का फोन आया है। उन्होंने
आशीर्वचन देने के लिए श्री विनोद तिवारी जी से कहा है कि वह आए और मंच पर उन्होंने जो कहा है वह है इस किताब के लिए कहें श्री विनोद तिवारी। सम्मानीय श्री नवीन जैन जी। आप सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय भाई ठाकुर चाचा जी का फोन अभी दिल्ली से आया है मेरे पास और उन्होंने आदरणीय तिवारी जी को बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक के विमोचन के लिए दी है। सादर प्रणाम। नई भैया से आग्रह है कि वो सामने की तरफ देखें और दांत भी दिखाएं क्योंकि हंसना भी जरूरी है। और जो भी व्यंग्य हो वह भी आ जाए। अमित तिवारी जी अभी आप भी हैं। सुर्खी सम्मानित श्री आर के तिवारी जी के सुपुत्र अमित तिवारी जी से भी आग्रह है कि वह भी आए और अपने पिताजी का स्वागत जरूर करें, सम्मान करें। आदरणीय पीएन मिश्रा जी रिटायर्ड एसीएफ, उनसे भी आग्रह वह भी है। श्रीमती सुनीला सराफ हिंदी साहित्य सृजन संघ की अध्यक्षा और उनकी बहू आदरणीय अंजना चतुर्वेदी जी और ममता भूरिया जी, आपसे भी आग्रह है आप आइए ना प्लीज। मैं 2 बार नाम आपका बोल चुका हूँ, बात लाद है कि एक बार आपने नहीं सुना। सामने देखिए। हाँ। श्री शरण श्रीवास्तव जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर साहब, उनसे भी आग्रह वह भी है। आदरणीय उषा पादा सर जी, they भी प्लीज। श्री अश्विनी सागर जी, उनका स्वागत है। अर्चना प्यासी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आग्रह करूंगा ठीक इसी तरह अंबिका यादव जी से आग्रह वह भी है। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री आर के तिवारी से कि वह अपने किशनगढ़ की कविता एक प्रेम कहानी पर अपने लेख की वक्तव्य देने का कष्ट करें। नमस्कार। असल में मैं लिखता तो हूँ मगर वक्ता नहीं हूँ। वक्ता लोग तो आपके समक्ष बैठे हैं, फिर भी मैं समझता था यहाँ बोलना पड़ेगा तो लिख ही के लाया हूँ। और सबसे पहले बात करूं
हमारे कपिल बैसाखिया जी की, जिन्होंने बोला कि हर कवि या साहित्यकार अपना उपनाम रखता है। मेरे करमजली पुस्तक के समय आशीष जोशी ने भी कहा था कि आपको कोई उपनाम रखना है। मैंने मेरा एक उपनाम वैसे पहले ही से चल रहा है, अलग से उपनाम क्यों। तो जो अभी कपिल ने कहा कि राजकुमार रंजन तिवारी, तो मेरी पुस्तक के ऊपर मेरा नाम आज भी रंजन तिवारी लिखा हुआ है। एक बार डॉक्टर अशोक तिवारी, हरफन मौला कह सकते हैं, सबके हास्य के वो भी हैं, उनने हमसे कहा यार दादा ये रंजन हटा दो, आर के तिवारी अच्छा लगता है, बैंक में आर के तिवारी, और राजकुमार भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब रंजन हमारे दादा का था यार, लिखा हुआ खोला हुआ। राजकुमार तिवारी बदल सकता हूँ, आर के तिवारी भी बदल सकता हूँ, एफिडेविट दे के बदल सकता हूँ, रंजन नहीं बदल सकता। उसका बहुत बड़ा कारण है, मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ तो कम से कम 10 गांव में उसी नाम से जाना जाता हूँ। बचपन से जिस मोहल्ले में बड़ा हुआ, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, भांजे, आज भी भांजे बोलोगे बड़े मामा, बोले कौन, बोले रंजन मामा, कोई भी बोले वो उस नाम से जानते हैं। कैसे बदल दूं? तो भैया कपिल भाई, मेरा नाम बराबर चल रहा है, अब एक संशोधन कर लूंगा, राजकुमार रंजन तिवारी कर लूंगा, ठीक। अब यहां पे मैं पुस्तक पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके लिए हमारे आपके सामने पूरा पुस्तकालय, चलता फिरता पुस्तकालय मौजूद है, विद्वान लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ एक रचनाकार हूं। तो पुस्तक पर चर्चा शरद जी जो समीक्षक हैं, माधव चंद्रा जी समीक्षक हैं, लक्ष्मी पांडे जी ने भूमिका लिखी हुई है, और हमारे मुख्य अतिथि पंकज जी और विशेष अतिथि श्री तिवारी जी सैलन अपने अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। हाँ, मैं मतलब कुछ बोलने के लिए मेरे को 10 मिनट दिए, मैं समझता हूँ 10 मिनट में 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। और प्यासी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार फिर से करता हूँ, पढ़ना है क्योंकि। नमस्कार, आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मुझे बोलने के लिए 10 मिनट दिए हैं जो मुझे पर्याप्त हैं, पर्याप्त क्या बहुत हैं। मैं अपनी बात 2-3 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। वैसे मैं पुस्तक पर बात नहीं करूंगा कि कैसी है, इसमें क्या है। मित्रों, श्यामलम के अध्यक्ष श्री उमाकांत मिश्र का बहुत बहुत आभारी हूं, जिनके सहयोग से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे लिए उनका जो सहयोग रहा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करता हूं कि उन्होंने मुझे इनसे मिला दिया, या यूं कहें कि हमारी अंजना और हमारे अमित की शादी तो एक बहाना है, ईश्वर को इनसे हमें मिलाना था। नहीं तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्या कुछ लिख सकता हूं। डॉक्टर सुरेश आचार्य जी भी एक अनमोल हीरा भी अंजना की शादी में मुझे मिले। एक बात और कहना चाहता हूं, वह है कि इस पुस्तक को मेरी 3 पुस्तकों, कावेरी की खंडहर, कुंजीदाव की शादी की 50वीं वर्षगांठ, कौन है वहां के पहले आ जाना था। एक्चुअली में ये किताब पहले आ जाती, पर असल में एक कार्यक्रम में जिसमें एक पुस्तक पर चर्चा, जब दीपा भट्ट पाठक मंच की संयोजक थी, और एक कार्यक्रम में गोष्ठी में एक कोई उपन्यास था जो प्रेम पर था आधारित, उस पर समीक्षा हो रही थी। तो उस सभा कक्ष में हम और मुन्ना भैया शुक्ला जी सबसे पीछे बैठे थे। तो वहां उनने बोला कि यार तिवारी जी, आप ये इस प्रकार की कहानियां नहीं लिखते, प्रेम मोहब्बत की,
मैंने कहा यार भैया मेरी सोच ही नहीं जाती उस तक, क्योंकि करमजली तूफान, कुमुद पंचर वाली तूफान, उसमें गंगा फुगा तूफान, तो बोले यार ऐसी नहीं चलती लव स्टोरी, क्योंकि हमारे जेन में ही नहीं आता, जिंदगी किया ही नहीं है। हाँ, और हमारे पिताजी ने 13 साल में 14 साल में शादी कर दी, खत्म कारीगर। ठीक है, तो भैया मैं फिर भी आप उनके हमने विचारों को सोचा, उनके और मैंने सोचा कि मुन्ना भैया की जो बात है मैं कोशिश करूंगा, और उस दिन के बाद से मेरे दिमाग में इस पुस्तक का जन्म हुआ। फिर नाम तो हमको कविता नाम लगा, अच्छा रहेगा। मगन भैया को मैंने कहा कहानी ऐसी ऐसी है और उसका नाम कविता रखना। बोले नहीं, लोग अब कविता समझेंगे, आप पुस्तक समझेंगे। बोले कुछ ऐसा करो, तो मैंने फिर किशनगढ़ की कविता ठीक रहेगी, और फिर इसका जन्म हुआ। आप सबके सामने आज पुस्तक आने वाली है, थोड़ी देर बाद आप जब हमारे अतिथियों को सुन लेंगे उसके बाद आप तक पुस्तक जाएगी। नहीं तो क्या होगा, वो हमारे इतना कीमती समय देके और हम लोगों को भी समय देके आए हैं, और आप लोग पुस्तक पढ़ने लगेंगे, सुनेंगे नहीं, इसलिए पुस्तक थोड़ी देर से मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि इस पुस्तक पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। पुस्तक पर चर्चा मंच पर विद्वान बैठे हुए हैं जो अपने आप में चलता हुआ पुस्तकालय है। पुस्तक में जो अच्छा बुरा होगा इन्हें ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। आप हाँ, पर आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि आप मेरी पुस्तक जरूर पढ़ें, और अच्छी जैसी बुरी जैसी भी लगती है कृपया मुझे बताएं, मुझे फायदा ही होगा। यदि कमी हुई तो सुधार कर लूंगा, अगर आपने तारीफ की तो सीना फूल जाएगा। किसी कहानी को अखबार में या पुस्तक में आदमी या लेखक इसलिए देता है कि लोग पढ़े, और एक सोच कवि की, शायर की, यानी कोई भी लेखक है उसकी सोच रहती है उसकी रचना लोगों तक जाए, और तारीफ भी वो चाहता है। हर दो कविता पढ़ता है, जब कवि एक लाइन पढ़ता है और फिर कहता है, लोग देखता है सबकी तरफ ताली बजे, वाह वाह, स्वाभाविक है। तो हमारा भी स्वभाव है, इसलिए पेपरों में भी डालती है। यहाँ से मैं डॉक्टर अनिल जी का धन्यवाद करूंगा, और आशीष देवी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि मेरी अखबार, और अर्चना जी का भी धन्यवाद करूंगा कि मेरी पुस्तक जो पत्र उसमें अखबार में कहानियां आती हैं वो बराबर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर कोई ये चाहता है। तो यहाँ से आप सबका सम्मान कर रहा हूँ, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और हमारे लिए थोड़ा सा इसी प्रकार से हौसला अफजाई करते रहिए। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सब, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, वो पुस्तक पे ही है, 2 लाइनें बोल के, और देखो स्वाभाविक सी बात है, होता क्या है, पढ़ दूं पहले 2 लाइन। आपकी मेरे यहाँ, मेरी आपके यहाँ, आपकी मेरे यहाँ, आपके यहाँ, आपकी मेरे यहाँ, मेरी आपके यहाँ तस्वीर भले ही नहीं होगी, पर आपकी मेरे यहाँ, मेरी आपके यहाँ पुस्तक जरूर होगी। समझिए उसको। अरे हमारी तस्वीरें कितना रखें, हर दिवाली पे 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 कम होती जाएंगी, और लास्ट में एक तस्वीर फूल माला के लिए रहेगी। धन्यवाद। अद्भुत, मतलब मजा ही आ गया। पीछे पुष्पेंद्र दुबे जी आ गए हैं, घर आए थे, वो सुना रहे थे कि हमने आरती लिखी है, आरती सारी प्यारी की, सारे की घरवाली की। मैं आग्रह करूंगा पुस्तक की समीक्षा हेतु आदरणीय श्री माधव चंद्र जी से कि वह आए और पुस्तक, अपनी पुस्तक पर समीक्षा प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रदीप पांडे जी। मंच पर आसीन सभी सम्मानजनों को गुरु पूर्व की सादर नमस्कार, और मंच के सामने जो बैठे मेरे सम्मानित अतिथि हैं, वरिष्ठ हैं, सबको गुरु पूर्व का सादर प्रणाम करता हूं। उसके साथ मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधा अपनी समीक्षा पे आता हूं।
वस्तुतः मैं एक सिनेमा का व्यक्ति हूँ। साहित्य और सिनेमा का आपस में एक तरह से कहे तो सिक्के के दो पहलू की तरह है। तो मैं शायद उस तरीके से समीक्षा न कर पाऊँ जिस तरीके से आदरणीय सुश्री सरस्वती जी करेंगी, देश की जानी मानी साहित्यकार हैं। उनकी समीक्षा शायद हमारे लिए बहुत मायने रखेगी इस किताब के, लेकिन जैसा कुछ मैंने पढ़ा इस किताब को, जैसा मैंने समझा इस उपन्यास को, वैसा मैं अपनी मनोस्थिति को बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। किशनगढ़ की कविता, एक लघु उपन्यास, एक प्रेम कथा। कुल मिलाकर 96 पन्नों में सिमटी किशनगढ़ की कविता राजकुमार तिवारी जी की 8वीं लघु उपन्यास है। 15 से 20 पात्रों में सिमटी एहसास, एहसान, अंदाज, सामाजिकता, व्यवस्था, परिवेश, परिवार और अश्लीलता से दूर एक बढ़िया प्रयास है हमेशा की तरह। यह लघु उपन्यास किशनगढ़ की कविता में फिर से क का क्या सहयोग है मुझे तो पता है, लेकिन जो पाठक वर्ग है वो उनकी बाकी 7 रचनाओं को पढ़ो तब भी शायद इस पहेली से पर्दा नहीं उठा सकता। आखिर क नाम से ही क्यों शुरू होती है इनकी रचना। इस लघु उपन्यास किशनगढ़ की कविता को पढ़ते वक्त सहसा मुझे ऐसा लगा कि मैं सिनेमा का कोई चलचित्र देख रहा हूं। सिनेमा या चलचित्र कहने का मेरा एक निजी कारण है, क्योंकि मैं खुद 23 साल से सिनेमा से जुड़ा हूं, टेलीविजन से जुड़ा हूं, कैमरे के पीछे रहा हूं, हजारों स्क्रिप्टें पढ़े हैं, पढ़ाता हूं, बताता हूं, वर्कशॉप लेता हूं, आए दिन ईमेल पे कई स्क्रिप्ट को प्रूफ भी करता हूं। वैसे तो आजकल जो कुछ भी लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है और देखा जा रहा है उसके बारे में कहना जरूरी नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं कि स्तर नीचे गिर चुका है। और उस वक्त राजकुमार तिवारी जी का ये लघु उपन्यास सोचने को जरूर मजबूर करेगा कि बिना किसी सेक्सुअल फैंटेसी के भी लघु उपन्यास या उपन्यास लिखी जा सकती है, वो भी आज के दौर में। पर इस पूरे उपन्यास में आर के तिवारी और उनके जो पात्र हैं, मास्टर साहब उर्फ रज्जन शर्मा, गजब के एहसासों के व्यक्ति हैं। हर जगह कृतज्ञ के रूप में ही दिखते हैं। इनके इस लघु उपन्यास को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि संपादित करके इसे 10 पन्ने में समेटा जा सकता है। अगर इसकी छोटी कहानी बनाया जाए तो 10 पन्नों में सिमट जाएगी, लेकिन एहसासों का ही जो वर्णन है तो इसे 96 पन्ने तक खींचती चली है। मैं पूरा प्लॉट नहीं बताऊंगा, पूरे उपन्यास के बारे में डिटेल में भी नहीं बताऊंगा। इस कार्य को सार्थक तरीके से हमारे बीच देश की जानी मानी साहित्यकार, आलोचक, चिंतक डॉक्टर शरद सिंह जी यहाँ हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि 15-20 पात्रों में सिमटी यह कहानी एक चलचित्र है। अभी जब समीक्षा के बाद पुस्तक आपके पास आएगी तो आप कुछ लाइनों के बाद ही उस दौर में चले जाएंगे। जैसे आप पन्ना दर पन्ना आगे बढ़ेंगे तो उपन्यास आगे करवट लेता प्रतीत होगा और आप खुद को मास्टर साहब की जगह ही पाएंगे। हाँ, बस मुझे उस जगह थोड़ा अटपटा लगा जब उनकी पोती सवाल करती है, हम लोग सब दादाजी के साथ बैठकर पूछेंगे कि ये कविता कौन है, जिनका वो नाम लेते रहते हैं। शायद उपन्यास का इसको कुछ और अंदाज में लिख सकता था, लेकिन मुझे लगता है इससे राजकुमार तिवारी जी ने कोशिश किया है कि सीधे सीधे शब्दों पर कहानी के बारे में आ जाए, जैसा कि हम फिल्मों में ब्लैक एंड व्हाइट में कभी देखते थे या अभी भी देखते हैं कि यादों के झरोकों में चले जाते हैं, फ्लैशबैक। उन्होंने वही कोशिश किया, लेकिन वो बहुत फास्ट ट्रांजिशन था। जैसा कि हम सिनेमा के एडिटिंग में बात करते हैं कि तुरंत जब सिचुएशन चेंज करना होता है, एक ट्रांजिशन लगाते हो, सीन चेंज हो जाता, उन्होंने उसी तरीके से तुरंत ही सीन चेंज कर दिया और वहीं से पूरी कहानी आगे बढ़ चल जाती है। मैंने इस उपन्यास को 3 बार में पढ़ा है। पहली बार एक साधारण पाठक के तौर पे, दूसरी बार एक सिनेमा के निर्देशक के तौर पे और उसके बाद एक संपादक के तौर पे जो एक सिनेमा को एडिट करता है। क्योंकि मैं टेक्निकल व्यक्ति हूँ, फिल्मों को एडिट भी किया है, गानों को एडिट भी किया है, कहानी को बड़ा छोटा सा किया है। 3 घंटे की फिल्म को 30 सेकंड का प्रोमो कैसे बनाया जाता है मुझे पता है। तो इस कहानी को उस तरीके से उस पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज पे ले जाके पढ़ा मैं कि जहां से फाइनल ब्रॉडकास्ट के लिए चीजें तैयार होती हैं। फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जो उपन्यास के प्लॉट का अंत है, मैं यहाँ पे आपको बहुत ध्यान दिलाना चाहूंगा, शरद दीदी इस बात को माने या ना माने उनके बीच छोड़ता हूँ और आप पाठकों के बीच में छोड़ता हूँ। जो प्लॉट का अंत है वो उपन्यास की शुरुआत हो सकती है। किशनगढ़ की कविता मास्टर जी के शुरुआती दौर की कहानी है।
कैसे उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की, किशनगढ़ के सामाजिक वातावरण में कैसे ठाकुर साहब से मिले और कैसे अंदर ही अंदर प्रेम का एक एहसास गुलजार होता है। पूरा उपन्यास मास्टर जी के पहले दिन से शुरू होकर अंतिम पड़ाव तक जाता है। जैसा कि राजकुमार तिवारी अपने पिछले 7 उपन्यासों में, कहानियों में जो उनके कैरेक्टर वो बिल्डअप करते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, एक संवाद बनाते हैं, एक एहसास जगाने की कोशिश करते हैं। 8वीं बार फिर उन्होंने एक सफलतम प्रयास किया है। उपन्यास के 4 पत्रों यानी कि लेटर्स, जो कि बीच बीच में सिनेमाई क्लाइमेक्स बनाते हैं, इस लघु उपन्यास में उपन्यासकार ने एक तरीके से भावनाओं को उड़ेल दिया है किशनगढ़ की कविता लघु उपन्यास लेकर। मैं बार बार भावनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें लेखक का भावनात्मक पक्ष भी हम देख रहे हैं कि जितने भी पात्र हैं उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके आसपास के वातावरण के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, संवाद लिखा है, मुझे लगता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले चल रहा है। मैं फिल्म सिनेमा शब्द का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं उनकी एक एक पंक्तियों को लयबद्ध होकर पढ़ रहा होता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा होता हूँ या एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में पढ़ रहा होता हूँ, तब मुझे सभी पात्र जीवंत दिखते हैं। वो कैरेक्टर बिल्डअप होता हुआ दिखता है। ऐसा लग रहा है कि नाटक के मंच पर ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है या सिनेमा के स्क्रीन पर मैं इसे देख रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कहानी मतलब इस उपन्यास पर। जैसे जैसे पन्नों में आगे बढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा का सीन चेंज किया जा रहा है। शुरुआत का आधार जो लेखक है, जो उपन्यास का मुख्य पात्र है यानी कि मास्टर साहब, अब मास्टर साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, अपने घर में है, थोड़ा बीमार है। मास्टर साहब के परिवार, उनके परिवार के बाकी लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या व्यवस्था है, वो सब तमाम चीजें लेखक ने अपने कलम की जादूगरी में दिखाया है। और वहाँ किस तरीके से परिस्थितियां बनती है कि पोती शिवानी अचानक वहां आती है और तमाम बातें सामने आ जाती है। वो क्या बातें हैं उपन्यास पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। बुजुर्ग मास्टर साहब के मन में क्या उधेड़बुन चल रहा है, उम्र के इस दहलीज पर मास्टर साहब कहाँ खोए रहते हैं, इसका भी एहसास आपको 2-4 पन्नों को पढ़ने के बाद समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं इससे भी पहले भी जब भी श्यामलम के मंच द्वारा मुझे मौका मिला है, मैं कहता आया हूँ कि सागर एकमात्र जिला है जहाँ कोई न कोई साहित्यिक, रचनात्मक, कलात्मक गतिविधि हर हफ्ते होता है, श्यामलम और अन्य संस्थाओं के माध्यम से। यहाँ पर भी रवि सागर के सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं, साहित्यकार, कलाकार, नाट्यधर्मी सब उपलब्ध। बस मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, हमने मुंशी प्रेमचंद से लेकर अन्य साहित्य के महान कालजयी नाट्यकारों, लेखक सभी के बहुत नाटक मंचित किए। अंग्रेजी कहानियों का मंचन किया है, रूपांतरण किया है, एक अच्छी बात है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम खुद का एक मापदंड तय करें। अब बारी है सागर के लेखकों, कहानीकारों की, साहित्यकारों के नाटक के मंचन की, अकादमिक विमर्श। क्या ये नहीं हो सकता? ये हम सवाल अपने आप से कर सकते हैं। क्यों आप और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि प्यासा फिल्म की तरह कोई कैरेक्टर हमारे यहाँ बिल्डअप हो, उसके बाद हम उसकी जय जय करें? क्यों नहीं उसके जीवित रहते, हम उसकी कहानी, उसकी रचनाओं को जीवित कर सकते हैं? उसके बारे में जो आज जीवित है, तो क्यों नहीं उसकी रचनाओं, उसकी रचना धर्मिता, उसकी कहानी को, उसकी कविता को आम जन के बीच में लाए, अपने समाज के बीच में लाए? सिर्फ लोकार्पण के बाद घर के किताबों की अलमारी की टोकरी में रख देने के लिए क्या उनकी रचना है? कतई नहीं। यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधान जी के परिवार की कोशिश अच्छी लगी, जिन्होंने सागर के रचनाकारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया, सब रिकॉर्ड करके वहां रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज की तारीख में श्यामलम एक ऐसा मंच है जिससे मैं आज गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रबुद्ध साहित्यकार हमारे सागर के हैं, खासतौर पे जो जीवित हैं, उनके यहाँ होते हुए ही, उनके सामने ही उनके कुछ लेख, उनकी कहानी, उनके उपन्यास का मंचन किया जाए, तब जाकर ऐसा लगेगा कि हमने कुछ सार्थक किया। यह मेरी एक विनम्र गुजारिश है, ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं। यह उपन्यास भी कुछ मंचीय प्रदर्शन के क्रम में है। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि हम कोशिश करें, हो सकता है फिर यह नाटक साहित्य विश्व स्तरीय मंच पर पहुंच जाए। अभी जिला स्तरीय हो, फिर राज्य स्तरीय, न जाने ऐसी कौन सी विडंबना में हम जी रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हम पूर्वाग्रहों को दूर करें और कोशिश करें, यही मेरा इस मंच से सादर आग्रह है। आज के इस विमोचन के बाद अब तक राजकुमार तिवारी जी की 8 कृतियां आ चुकी हैं। उनके उपन्यास का विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर एक लघु शोध प्रबंध या शोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार तिवारी अपने पात्रों को जिंदा करते हैं, संरचना करते हैं, जो माहौल बनता है,
उनकी कई कहानियों में जो आए दिन सोशल मीडिया और अखबार में हम पढ़ते हैं, मुसलमान पात्रों का जो चित्रण होता है और जिस तरीके से वो समरसता की बात करते हैं, वो काबिल तारीफ है। वो इस उपन्यास में भी है। जो शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं वो चिंतन कर सकते हैं। सागर का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर शरद सिंह जी की लेखनी पे कई शोध प्रबंध हो चुका है और हो रहा है। हमारे शहर के जाने माने शायर अशोक मिजाज की भी रचनाओं पर शोध प्रबंध जारी है। वापस अब मैं इस उपन्यास की ओर बढ़ता हूँ। मास्टर जी यानी कि रंजन शर्मा कभी कभी प्रेम की धार में बहते हैं, कभी प्रेम की मझधार में फंसते नजर भी आते हैं। भावनाओं की चुनौतियों से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन कविता तो कविता कभी बहकती है, कभी मचलती है, कई रूप लेती है। शायद पुरुष के लिए इस एहसास का प्रकट करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मास्टर जी की पृष्ठभूमि देखे तो वो विशेष परिस्थितियों में पले बढ़े हैं, कई चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं। उपन्यास के अंत तक यह द्वंद्व आपको इसमें चलचित्र की भांति देखने को मिलेगा। किशनगढ़ की कविता एक प्रेम कथा लघु उपन्यास को पढ़ते हुए आप यहाँ कविता की कहानी शिवानी के प्रश्नों के माध्यम से मास्टर जी पूरे घर को बतलाते हैं। यह भी एक लेखक का भावनात्मक रहस्य है। पेज नंबर 30 पर जब आप पढ़ेंगे तो एक गुदगुदाता हुआ ताना बाना लेखक के शब्दों में आप सुनेंगे, मेरा ध्यान पूजा से अधिक कहीं कविता ही में था। आप समझ सकते हैं युवा मास्टर जी के मन को। यहाँ ठाकुर साहब जो पिता की मनोदशा में है, बहुत सटीक बैठते हैं, बहुत अच्छा आपने उनका चित्रण किया है, लेकिन अविवाहित कन्या के बाप होने का भय उन्हें हमेशा ही सता रहा होता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, या यूं कहे उपन्यासकार का जो अचानक से प्रतीक शब्द भेड़िया का प्रयोग, पता नहीं उन्होंने किस रूप में इसको सोचा होगा इस भेड़िया को, लेकिन मुझे पूरा पढ़ते वक्त 2-3 बार जब पढ़ा मैंने तो मुझे ये कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में दिखा। वर्तमान प्रदेश में बहुत सटीक ही बैठता है। यह जो भेड़िया, शहर, बाउंड्री वाल, जंगल, जितने भी उपन्यास में इस परिवेश को लेखक ने दिखाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया, मुझे आज के सामाजिक संकट के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के रूप में संदर्भ के तौर पर देखे तो कुछ पंक्तियां उपन्यासकार ने सांकेतिक लिखे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस भेड़िए का प्रयोग। ऐसा मेरा मानना है, बाकी मैं पाठकों पर छोड़ता हूं, क्योंकि यहाँ उपन्यासकार एक टेलीग्राम का जिक्र करता है, फिर पूजा पाठ के प्लॉट का जिक्र कर रहा होता है, उसके बाद जो घटनाक्रम अचानक कर देता है। पाठक निसंदेह खुद को उसी मनोदशा में उस स्थान पर पाएगा। तो मुझे लगता है क्या भेड़िया कोई और तो नहीं था, किसी समाज के बीच का कोई व्यक्ति तो नहीं था जो कहीं छुपा था, कोई बदला लेना चाहता था, कोई कुंठित व्यक्ति तो नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से परिवेश का इन्होंने वर्णन किया है उसमें कहीं ना कहीं यह दुर्घटना हो सकती थी, जिसका संशय मास्टर जी को, पिताजी को तो था ही, खासतौर पर जब लड़की अविवाहित हो, पढ़ी लिखी हो, देखने में सुंदर हो, तमाम चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं। जंगल, दीवारें, जानवर सब सांकेतिक लगते हैं। अगर आप पढ़े तो आपको अवश्य समझ में आएगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लेखक की अपनी एक भावनात्मक वैचारिक व्यवस्था है। कुछ शब्दों का उसने कई बार दोहराया है, कई बार, यानी कि चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल के लिए हो, चाहे ठाकुर साहब के लिए हो, चाहे कविता के लिए हो। राजकुमार तिवारी जी चाहते तो उर्दू और फारसी से लबरेज लच्छेदार शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, अलंकारिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन सिंपल सीधे शब्दों में जो वह उनके मन के पहले सोच रहे थे वही लिखा। मास्टर जी ठाकुर साहब के बारे में वैसा ही एहसास लिखा, स्कूल के प्रिंसिपल साहब के बारे में भी वैसा ही लिखा, डॉक्टर साहब के बारे में भी वैसा ही लिखा, कमली और कविता के बारे में अलग ही लिखा है। कविता के बारे में तो उनके हृदय का उद्गार ही है, कहीं पागल प्रेमी तो कहीं प्रगतिशील भावी पति जो एक औरत के मन को समझता है, यह भावनात्मक पहलू हो सकता है। यहाँ कविता के बारे में जो 42 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, मैं इसको इस बुक से पढ़ना चाहूंगा, आप गौर करेंगे, ज्यादा लंबा लाइन नहीं है, जहां लेखक कविता के उस भावनात्मक पहलू को समझता है, उसके आचरण को समझता है। मैंने उन्हें उनके रहन सहन को बहुत करीब से देखा है। वे बहुत ही सुकुमार और कोमल है, सीधी सादी है, सबके ऊपर भरोसा कर लेती है, उन्हें आजकल के समय का जरा भी भान नहीं है, बिल्कुल निर्मल है। ठंडी हवाओं के झोंकों की तरह
ठंडी हवाओं के झोंकों को वो झेल नहीं सकती, गर्म हवाओं के थपेड़ों में फूल की तरह मुरझा सकती है, पर उनका सामना नहीं कर सकती। मुझे पता है कि पैर की जरा सी मोच ने उन्हें महीनों के बीमारों जैसा बना दिया। मुझे पता है उन्होंने उसे छोटे से दर्द को कैसे सहा हो। यहाँ पे आप लेखक के उस भावनात्मक पहलू को समझ सकते हैं जो कविता जी के बारे में समझता है। मुझे जहां तक इस उपन्यास को पढ़ते वक्त लगता है कि हम एक छोटी सी टेलीफिल्म या वेब सीरीज इसे बना सकते हैं, थोड़े बहुत पात्र भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो इन्होंने लिखा है उसमें पात्रों की गुंजाइश का चांस बहुत कम है। इसको पढ़ने के बाद आपको एक एहसास होगा कि एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, उसकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, किसके लिए, किसके प्रति कैसा सोच होना चाहिए। तमाम बातें आप इस उपन्यास को पढ़ते वक्त समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत नजदीकी से देखें तो उपन्यास का 2 लाइन, मतलब कि सिर्फ 2 लाइन में उपन्यास का क्लाइमेक्स चेंज कर देता है जब आप पेज नंबर 81 को पढ़ेंगे। इस पन्ने पर पूरी कहानी आपके मन के मुताबिक जो सोच रहे होते हैं वहां से अलग हो जाती है। जब तक आप दूसरी कहानी को पढ़ने पेज नंबर 80 तक, तब तक कुछ आप कयास तो लगा सकते हैं, एक सुखांत या दुखांत अंत का भाव आपके अंदर आ सकता है, लेकिन 81 पेज पर उपन्यासकार पूरी कहानी को बदल देता है एक लाइन में। जिज्ञासावश मैं ठाकुर साहब और कविता जी से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, माथुर क्यों आए थे, और आप लोगों की उनसे क्या बात हुई? तब ठाकुर साहब थोड़ा मायूस होकर बोले, कुछ नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस फिर खानदानी व्यक्ति बकत अली आगरा खरीद रहा था। बाद के पन्नों पर कविता, कमली और मास्टर जी की मनोस्थिति का वर्णन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। एक संवाद को मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा, पेज नंबर 75 में मास्टर साहब जी को कविता एक लय में अपने मन की बात कहती है और अपने मन की ख्वाहिश बोल जाती है। मास्टर जी, आपको दुखी होना तो आता है, लेकिन दुख छुपाना नहीं। आज की तारीख में ये किसी फिल्म का संवाद होता तो शायद तालमेल होता। जरा सोचिए, मैं एक सीन आपके सामने दिखाता हूँ, आप सबने मुगले आजम देखा होगा कि जहां कनीज को दीवारों में चुना जा रहा है और शहंशाह कनीज एक दूसरे को टकटकी निगाह से देख रहे हैं और अंतिम ईंट दीवार में लग रही है और कनीज इस संवाद का प्रयोग करती है, जिल्ले इलाही, आपको दुखी होना तो आता है लेकिन छुपाना नहीं। तो क्या ये आज मुगले आजम की तरह कालजयी डायलॉग नहीं होता? मुझे लगता है, सोचिए क्या दृश्य होता है। अब आगे बात करते हैं और यहीं से उपन्यास कविता से कमली हो जाती है। जो कमली कल तक मास्टर जी के सामने बिंदास लड़की की तरह थी, आज झिझक रही है, संकोच कर रही है। कमली को पता था, लेकिन मास्टर जी तो मास्टर जी ही ठहरे, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो उस पल से रूबरू हो जाएंगे। तीसरा पत्र लिखे जाने के बाद जब डॉक्टर कविता कमली से संवाद करती तो अपने दिल के समाये सभी जज्बातों को कह जाती। पेज नंबर 77। कमली, मैंने मास्टर जी से प्रेम किया है, अथाह प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। मेरे खून की हर बूंद में उनके प्रेम का समावेश है, वह मेरी आत्मा है। और अंत में डॉक्टर कविता कहती है, मैं उन्हें किंचित मात्र दुख नहीं दे सकती। यहाँ डॉक्टर कविता के मनोभाव को समझिए तो बरबस आपको साहिर लुधियानवी के गुमराह फिल्म के लिखे गीत के शब्द बरबस याद आएंगे। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस उपन्यास में एक बड़ा मजेदार अंश है, मास्टर जी को आज तक किसी ने पत्र नहीं लिखा। पहला पत्र मास्टर जी ने कविता का तब पढ़ा जब ठाकुर साहब ने उन्हें बोला, पुत्री का पत्र पिता के नाम पढ़ने को। राजकुमार तिवारी जी की शब्दों की चतुरता तो देखिए, 2 पुरुषों के मनोभाव को गढ़ने का, वो भी तब जब एक पत्र पढ़ रहा है, दूसरा उसे सुन रहा है, जहां एक पिता है, दूसरा प्रेमी है। और लेखक के शब्दों की जादूगरी देखिए, बुरा पत्र पिता के नाम, पढ़ने वाले मास्टर जी, और विडंबना तो देखिए, संवाद भी पत्र में मास्टर जी के नाम, लेकिन मास्टर जी के बारे में कोई खोज खबर नहीं। तो लाजमी है एक प्रेमी का विचलित होना, अंदर ही अंदर परेशान होना, या उसके नाम कोई पत्र न पाना। और हद तब होती है जब मास्टर जी तुलसीदास बनके किसी को बिना बताए कविता जी के पास उदयपुर मिलने पहुंच जाते हैं। इस लघु उपन्यास को पढ़ते कई बार आपके भीतर का प्रेमी भी गुदगुदाएगा। अगर गौर करे तो
पत्रों का इस्तेमाल लेखक ने देश काल पात्रों के हिसाब से बखूबी किया। चौथा और अंतिम पत्र डॉक्टर कविता रंजन शर्मा। अगर आप मेरे संवाद को सुन रहे होंगे, एक जगह मैंने कविता का प्रयोग किया, एक जगह कविता शर्मा का प्रयोग किया, एक जगह डॉक्टर कविता रंजन शर्मा का प्रयोग। किस तरीके से साहित्यकार ने कैरेक्टर बिल्डअप किया है और उसका संबोधन बिल्डअप किया, आप पूरे साहित्य को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब ये पत्र मास्टर जी के नाम आता है, उस वक्त तक उनका परिवार उनकी जो पिछली जिंदगी है उससे रूबरू हो चुका होता है और वकील साहब काशीराम जी के साथ रंजन शर्मा का पत्र लेकर पहुंचते हैं। उस वक्त का भी जो दृश्य इन्होंने बनाया बहुत ही लाजवाब है। वाकई में जो प्लॉट है वो सिनेमाई सस्पेंस से कम नहीं। यहाँ पर अगर उपन्यास को गंभीरता से पढ़े और समझे तो इस प्रेम कहानी को पेज नंबर 90 से 91 तक ही समाप्त किया जा सकता था। अंतिम के 4-5 पन्ने पहले से ही पाठक भावनाओं से लबरेज हो जाता है, इसलिए अंतिम पन्नों की जरूरत ही नहीं है। मास्टर जी यानी रंजन जी तब तक पाठक के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। अगर उपन्यासकार कुछ चंद पन्नों के पहले ही अपनी कहानी को एक क्लाइमेक्स बिल्डअप करके बंद कर देता या वकील साहब तक ही रखता, उसे अंतिम पत्र तक ही रखता, बाकी चीजें पाठकों पर छोड़ देता तो ज्यादा बेहतर होता। हो सकता है नई नई भावनाएं जितने लोग पढ़ेंगे उनके भीतर आएंगे, उनके अंदर उठेगी, खास तौर पे रंजन पंडित की ओर से। और जब आप खुद को वहां पाएंगे, जो महिला पाठक है उनके भीतर की कविता रकम ली जैसे मनोभाव उत्पन्न हो सकते हैं। आपके भी भीतर वो भावना आएंगी, उमड़ के आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उपन्यासकार ने माहौल को, परिवेश को बनाया है, अपने बारे में लिखा है, कविता के बारे में लिखा है, ठाकुर साहब के बारे में लिखा है, तमाम विषय वस्तुओं के बारे में लिखा है, और एक ऐसा जगह आता है जहां खुद पाठक खुद को कविता और कमली के निकट पाता है। यही पाठक की मनोस्थिति है जहां पर उपन्यासकार सफल है। और अंत में जैसे कावेरी के खंडहर में अश्लीलता की कोई गुंजाइश नहीं थी, वैसे इस लघु उपन्यास किशनगढ़ की कविता भी सामाजिक पारिवारिक परिदृश्यों के ताने बाने घूमते हुए आगे बढ़ी। ये एक उदाहरण है कि सिर्फ अश्लीलता ही लिखकर बेची नहीं जा सकती, एक सुंदर एहसास भी लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। उसका उदाहरण किशनगढ़ की कविता एक प्रेम कथा है जिसके आज हम साक्षी बने। अश्लीलता 2 मिनट के लिए आपके भीतर रोमांच पैदा कर सकती है, लेकिन जब एहसास के आंसू आपकी आंखों से किताब के पन्ने पर लुढ़कने लगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये लघु उपन्यास बेहतरीन प्रयास है, आगे भी लिखते रहिए। आप सब लोग पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ने को दें, कहानी के रूप में सुनाएं, और अंत में अल्मा इकबाल के शब्दों में हजारों साल नरगिस अपनी बेंगुरी भी होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर का। बहुत ही खूबसूरत समीक्षा सम्मानीय माधव चंद्र जी है, और हमारे बीच में भाई ऋषभ भारद्वाज जी आ चुके हैं, आदरणीय विजय लक्ष्मी दुबे जी, और मेरे प्रिय मित्र तुलसी श्रीवास्तव जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सागर की वरिष्ठ देश की बड़ी प्रतिष्ठित साहित्यकार सुश्री डॉक्टर शरद सिंह जी से आए और इस किताब पर अपना समीक्षा वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद कुलदीप पांडे। अभी आप लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और शानदार समीक्षा सुनी, और माधव तो इतनी अच्छी समीक्षा करते हैं, भले ही वो अपने समीक्षक नहीं मानते, लेकिन मैं आज जब आई थी तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी भी थी और मैं चाह रही थी कि मैं इनको सुनूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई माधव, बहुत बढ़िया समीक्षा की आपने। सर्वप्रथम तो मैं आर.के. तिवारी जी को बहुत बधाई देती हूँ उनके इस ताज़ा उपन्यास के लोकार्पण के लिए। मंचासीन आदरणीय कर्नल पंकज सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, भाई माधव चंद्र जी, और आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी, और संचालन जो कर रहे हैं प्रदीप पांडे जी, और मेरे सामने जो विद्वत जन बैठे हुए हैं यहाँ सभी। अगर मैं नाम लेना आरंभ करूँगी तो मेरे 12 मिनट चले जाएंगे, मुझे 12 मिनट का समय दिया गया है।
इसलिए मैं समय की बचत करते हुए आप सबको नमन करती हूँ मैं बड़े भाई श्यामलम संस्था के अध्यक्ष उमाकांत मिश्र जी को, कि जिनके कारण इस तरह के आयोजन संभव हो पाते हैं और हम सब एकत्र होकर अपनी बात कर पाते हैं, पुस्तकों पर चर्चा कर पाते हैं। और ये जो सुंदर परंपरा है, ये हमारे सागर शहर की ही परंपरा है। इतनी अच्छी और सतत परंपरा मैंने और कहीं नहीं देखी और कहीं नहीं पाई है। सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे आदरणीय आर.के. तिवारी जी के लेखन में कि वे सतत रूप से सृजनरत हैं, निरंतर लिख रहे हैं। जब से उन्होंने कलम पकड़ी, कलम थामी, तब से वे निरंतर लिख रहे हैं, चाहे कविता हो, कहानी हो, व्यंग हो या भजन हो। लेखन के क्षेत्र में निरंतरता अपने आप में बहुत मायने रखती है। लोग भले ही ये सोच लेते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम 4 गजलें या 4 कविताएं लिखकर और देश भर का मंच लूट सकते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि वे खुद लूटे पिटे मिलते हैं। सार्थक वही लिख पाता है जो निरंतर लिखता है, क्योंकि रसरी आवत जात थे, निश्चित रूप से वो असर सामने दिखाई देने लगता है। और अभी जैसे कि माधव जी ने कहा कि इनके हर किताब कहाँ से शुरू होती है, मेरा भी ध्यान गया था इस ओर। और अब असली कारण क्या है शायद माधव जी को पता है या पता होगा तिवारी जी को, लेकिन मुझे तो सीधे जब मेरा ध्यान इस ओर गया तो मुझे एकता कपूर याद आ गई। हर धारावाहिक कहाँ से शुरू होता था और जिसके कारण उनका नाम ही एकता कपूर पड़ गया था। तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा इंस्पायरेशन हो, कुछ ऐसा ही हो। हाँ, मतलब कुछ सीक्रेट है, खैर कोई बात नहीं। ये तो हर लेखक की अपनी इच्छा होती है कि वह अपनी कृति का नाम कैसा रखना चाहता है, क्या रखना चाहता है और किस अक्षर से शुरू करना चाहता है। कई लोग तो शोहान के तौर पर ही कई शब्द ऐसे अपना लेते हैं, कई अक्षर अपना लेते हैं। ये जो उपन्यास है किशनगढ़ की कविता, इस पर माधव जी ने बहुत विस्तार से सिनेमैटिक तरीके से बात रखी अपनी। और निश्चित रूप से जिसने भी अब तक में ये उपन्यास पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है, मंच से इन लोगों ने पढ़ा है, सहमत होंगे सभी उन सारे बिंदुओं से जो उन्होंने यहाँ पे रखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी चूंकि तिवारी जी एक बात कह चुके हैं कि ये जो उपन्यास है कावेरी के खंडहर से पहले लिखा गया था, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा मैं चौंकी जब मैंने इसको पढ़ा। तो मुझे लगा ये कावेरी के खंडहर के बाद ऐसा उपन्यास क्यों आया, क्योंकि जो परिपक्वता कावेरी के खंडहर में मुझे मिली थी वो परिपक्वता इसमें दिखाई नहीं थी। मतलब मैं बेझिझक इस बात को कहना चाहूंगी कि इस उपन्यास ने मुझे थोड़ा निराश किया है। मैं ये मानती हूँ कि शैली की पकड़ तिवारी जी में बहुत अच्छी है। इस तरह से धारा प्रवाह लिखते हैं, शब्दों का इतना सटीक चयन करते हैं कि जब कथा आरंभ होती है और पाठक उसको पढ़ना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से वो अंतिम पृष्ठ पर जाकर ही रुकेगा, उस धारा के साथ बहता चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक कथानक का प्रश्न है, कथानक में मुझे थोड़ा सा थोड़ी कहना चाहिए आपत्ति है। और मैं इसको अगर एक वाक्य में कहूँ तो ये आदर्श के अतिवादी गलियारे से गुजरता हुआ उपन्यास है। आदर्श का जो इसमें महिमा मंडन किया गया है, जिस तरह से प्रस्तुतिकरण है, वो वर्तमान समय को देखते हुए बहुत सटीक नहीं लगता है। ये किसी ओल्ड स्कूल मूवी जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मीना कुमारी के समय की कोई मूवी के जो कथानक है वो पढ़ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है, जिसमें ट्रेजेडीज हैं और बड़ा मतलब सेक्रीफाई है और बहुत ही ज़्यादा आत्मसमर्पण है और एक कैरेक्टर का इम्बैलेंस है, माने असंतुलन है कैरेक्टर का।
लेखक हर कैरेक्टर को, हर पात्र को बैलेंस रखना चाहता है, कोई भी लेखक हो। लेकिन कभी कभी कहानी का जो घटनाक्रम है वो उससे कुछ गलत काम करवा देता है, कुछ तथ्यात्मक भूलें करवा देता है, और वही इस उपन्यास के साथ हुआ है। वैसे इस उपन्यास की भूमिका आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी ने लिखी है, और जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो कथानक का जो सारांश है वो आपको आरंभ में ही पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी रोचकता बाधित नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा, चूंकि तिवारी जी में शैली की पकड़ बहुत अच्छी है, प्रवाहपूर्ण ढंग से वो लिखते हैं, और जो भी उतार चढ़ाव घटनाक्रम इस उपन्यास में आया है, जिसका जो भेड़िए का उल्लेख किया, मेरे ख्याल से खुद लेखक ने भी उस पक्ष से नहीं सोचा होगा, और उसकी व्याख्या कुछ ज़्यादा ही अच्छी की है माधव जी ने। लेकिन वो भेड़िया एक्चुअली भेड़िया ही है जो दैहिक रूप से विकृत कर देता है नायिका को, और उसके बाद नायिका नायक से अलग होने की सोचती है। ये एक दुर्घटना है, हो सकती है, लेकिन यहीं पर एक दिक्कत भी आती है। उस दिक्कत की बात मैं बाद में करूंगी। एक जो पहले तथ्यात्मक गड़बड़ी है वो मैं पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि इसमें गांव के एक रसूखदार ठाकुर साहब का चित्रण है, जिनकी इकलौती बेटी शहर से डॉक्टरी पढ़कर गांव में आती है। पहले से ही ठाकुर साहब उस अध्यापक के प्रति सकारात्मक भाव रखने लगते हैं, एक तरह से दामाद मानने लगते हैं या अपनी बेटी के लिए उपयुक्त मानने लगते हैं, जबकि वो अध्यापक अनाथ है। अनाथ तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ब्राह्मण परिवार से है, मतलब वो क्षत्रिय नहीं है, ठाकुर नहीं है। ग्रामीण परिवेश में अगर कोई रसूखदार ठाकुर अपनी बेटी के लिए वर का चयन करेगा तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा, सहज भाव से वो विजातीय दामाद नहीं चुन सकता है। ये आज भी समस्या है, मैं इसको समस्या कहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें बड़े आसानी से एक बात करवा दी गई है, लेकिन चूंकि ये कथानक एक पीढ़ी पहले का है, ये कहानी वो व्यक्ति सुना रहा है जो आज दादाजी की उम्र में है, तो एक पीढ़ी पहले तो और कठिन था, ये इतनी सहजता से संभव नहीं था। तो वो द्वंद्व अगर इसमें दिखाया जाता, एक पिता के अंदर द्वंद्व को दिखाया जाता, डिस्क्राइब किया जाता, उसको व्याख्यायित किया जाता, तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा सहज और सटीक बन जाता ये कथानक। तो ये मुझे एक इसमें बड़ी चूक समझ में आई। दूसरी बात, एक मतलब आप इसको स्त्रीवादी नजरिया न सोचे, एक सामान्य मानवीय दृष्टिकोण है कि कोई बहुत ऐसा अच्छा आदर्श नहीं रचता है ये उपन्यास कि जिसको अप्लाई किया जाए, जिसको अडॉप्ट किया जाए, जिसको स्वीकार किया जाए। एक अगर दैहिक रूप से विकृत हुई लड़की, उसकी मनोभावना तो ठीक है कि वो अपने प्रेमी के साथ अब विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने प्रेमी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। ये उसका सोचना अपनी जगह सही है, लेकिन उसका प्रेमी बदले में क्या करता है? वो उस नायिका के, उस अपनी प्रेमिका की उस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो जो डॉक्टर थी और वो कह जाती है कि अब मेरे नर्स से शादी कर लेना। इतना आज्ञाकारी प्रेमी था, उसने फट से नर्स से शादी कर ली। बस थोड़ा सा अंतर्द्वंद है, लेकिन ये अगर आदर्श तो तब होता जब वो नर्स से भी शादी नहीं करता और हर संभव तरीके से उसको ढूंढता, खोजता, उसका साथ देता या मानसिक रूप से इस तरह से उसको मजबूती देता ताकि वो ऐसी बात सोचे ही ना, अलग होने की बात सोचे ना। तो ये एक अच्छा स्वस्थ आदर्श रहता। इसीलिए मैंने इसको ओल्ड स्कूल मूवी वाली बात कही कि पहले इस तरह के कथानक बहुत चलते थे। उस समय तो ये भी चलते थे कि अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हो गया है, व्यभिचार हो गया है, तो जाके आत्महत्या कर लेती थी, ये कहते हुए कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। लेकिन क्या इस बात को आज स्वीकार किया जाना चाहिए या स्वीकार किया जा सकता है? लड़की को ही ये भरोसा दिलाया जाता है कि नहीं, तुम इस समाज में जीने के लायक हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, अपराधी तुम नहीं, वो है जिसने गलत किया है। तो इसी तरह से
एक अच्छा आदर्श तब प्रस्तुत होता जब नायक हर संभव तरीके से नायिका का साथ देता। तो ये जो एक दो बातें थी बतौर उपन्यासकार, बतौर समीक्षक, बतौर लेखिका, मुझे जो खटकी वो मैंने आप सबके सामने रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस उपन्यास को पढ़ें नहीं, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इस उपन्यास में रोचकता है और कहीं कहीं तो इतनी अधिक रोचकता है कि जैसे पुरानी फिल्मों को कई देख के इमोशंस एकदम जाग उठते थे और कई दर्शक रोने लग जाते थे, तो आपके आंखों में भी आंसू छलक सकते हैं, इतने इमोशंस हैं इसमें। लेकिन बस बात यह है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि अगर लेखक ने जो अति भावुकता का इसमें वर्णन किया है उसमें तर्क थोड़ा सा और डाल देते हैं, वो तर्क नहीं आ पाया है। हर चीज को जस्टिफाई करना जरूरी होता है। जब आप कोई पक्ष रख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करना, उसको न्याय संगत बताना जरूरी होता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। नायक ने कितनी ढूंढने की कोशिश की, ये विस्तार से नहीं है। कई चीजें हैं जो ऐसी लगती है जैसे छूट गई हैं, उसमें विस्तार दिए जाने की जरूरत थी, और शायद अगर विस्तार देते तो हो सकता है ये जो लघु उपन्यास के आकार में है वो उपन्यास भी बन जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारी संभावना है, विस्तार की बहुत गुंजाइश है और एक बहुत अच्छा उपन्यास ये बन सकता था अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और उसको पूरा न्याय संगत, तर्क संगत प्रस्तुत किया जाता। बहरहाल मैं चूंकि अब एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर तिवारी जी कहते हैं ये कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ। 8 किताबें लिखने के बाद आप ये नहीं कह सकते। अब आपको ये जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी और इस तरह से आप पत्नी गली नहीं ढूंढ सकते हैं कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ। आप भी साहित्यकार हैं, हम सब समुदाय के बीच में आप हैं, और इस जिम्मेदारी को वहन करते हुए आपको अगला उपन्यास बहुत अच्छा देना है, जो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से अगली पुस्तक मेरे मानकों के आधार पे या मेरी अपेक्षा के अनुरूप रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि अभी जो मैं इनकी निरंतर कहानियां पढ़ रही हूँ वो कहानियां वाकई लाजवाब, जो हिंदू मुस्लिम का जो संभाव वाली बात उन कहानियों में है और जो बारीकियां हैं मुस्लिम समुदाय की बहुत खूबसूरती से रेखांकित कर रहे हैं तिवारी जी। तो मैं समझती हूँ कि अब जो अगला उपन्यास आएगा निश्चित रूप से वो बहुत परिपक्व, बहुत सधा हुआ और बहुत श्रेष्ठ होगा। लेकिन यह उपन्यास भी पठनीय है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। छोटी मोटी इस तरह की त्रुटियां तो हर एक कृति में होती हैं, चूँकि हम यहाँ समीक्षा करने बैठे हैं, उस पर चर्चा करने बैठे हैं और ये दायित्व चूँकि मेरा बनता है कि अगर कहीं कोई कमी है तो मैं बताऊँ, तो इसलिए मैंने इस बात को सामने रखा है ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जब भी किसी तथ्य को रखें तो उसमें अच्छे से जांच परख कर तौल कर प्रस्तुत करें। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय आरती तिवारी जी को इस उपन्यास के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह जी। कुछ समय पहले एक मैडम की कहानी पर हमने 10 लाइनों का कमेंट किया, उस पर मैडम ने केवल 1 लाइन लिखी और उस लाइन को लेके मैं तकरीबन 2 दिन तक हंसता रहा। तो वह लाइन थी, मैंने लिखा तो है, झूठ ज्यादा दिन तक कहाँ चलता है। मैं 2 दिन तक हंसता रहा कि मैंने लंबा लिखा और जिस संदर्भ में मैंने लिखा वह हंसी की बात नहीं थी। अब जी मुझसे क्या था, आजकल आर्टिफिशियल मैनेजमेंट का जमाना चल रहा है और प्रेम भी आर्टिफिशियल हो गया है, 24 घंटे वाला, 15 घंटे वाला। वरना पहले 2004 में एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, वायलिन बजाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो रिटायर हो गए थे उसी समय। मैं जब उनके पास पहुंचा तो वो रो रहे थे। भाई साहब क्या हो गया? क्योंकि उस समय भी नए लड़के थे। अरे यार क्या बताएं, आज वो मंदिर में मिल गई, 10 साल तक लगातार पीछा करते रहे, उसका प्रेम था ना उससे, हम बोल नहीं पाए, अपनी जुबान खोल नहीं पाए। एक दिन उसकी शादी का कार्ड हमारे यहाँ आ गया। प्रेम आज भी है, आज मंदिर में मिली विधवा हो गई बेचारी।
उसी को देखकर जो है हमारी मतलब आत्मा जो है बहुत हो गई है। आज भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिन्हें अपनी प्रेमिकाओं को देखकर उनका मोतियाबिंद तक ठीक हो जाता है। और वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति यह है कि प्रेम से बड़ी कोई दूसरी कोई चीज भी नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा मंत्र अकेडमी के संचालक आदरणीय श्री शैलेंद्र तिवारी जी की वह आए और अपने अद्वितीय वक्तव्य देने का कष्ट करें। सम्मानीय शैलेंद्र तिवारी जी जो वास्तविक स्थिति की हम उनकी किताब के बारे में सुन रहे थे, वो उनकी किताब भी जल्दी आने वाली है और एक बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व के धनी है। IAS, MPPSC, UPSC ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और इस सेक्टर में पहुंचकर युवाओं के लिए कुछ देना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। सम्मानीय शैलेंद्र तिवारी, आइए स्वागत है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं आपका भी प्रेम होगा, आपकी प्रेम क्या भी होगी, आपका कोई प्रेमी भी होगा। ये तालियां आपकी नहीं है, दरअसल तालियां उस प्रेमी की है, प्रेम क्या की है, ये भाव उस तक पहुंचेगा। धन्यवाद। मेरे हर राज दगाबाज कही जाते हैं, मेरे हमराज मेरा राज कही जाते हैं। एक छोटी सी बात थी उपन्यास की जो मैंने इन 3 मित्रों को बताया और वो सब जगह आज आपने कहा तो मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर करूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर कोई ना तो विशिष्ट अतिथि हूँ ना मुख्य अतिथि हूँ। मैं खुद ही देख रहा था श्यामलम संस्था बड़ी कंफ्यूज थी इस मामले को लेके। जब उसने लिखा कि स्नेहिल आमंत्रण तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा आमंत्रण आया, जैसे कि शादियों के कार्डों में होता है प्रतीक्षारत नयन खिंची खिंची मेरी शादी में जरूर जरूर आना। तो मैं सोच रहा था कि मेरा रोल इसी तरीके से होना चाहिए कि मैं एक पाठक की तरह यहाँ पे आ जाऊँ। श्यामलम संस्था से जुड़ने के लिए काफ़ी टाइम से मैं बेताब था और जब भी अखबार आता था लोग जैसे राशिफल को देखने के लिए व्याकुल होते हैं कुछ लोग, तो मैं भी श्यामलम संस्था को देखने के लिए व्याकुल रहता था। और जब भी हाथ में आता तो कार्यक्रम हो चुका होता, लगे वहां 2-4 हाथ ही रह जाता। तो इस मामले में देखिए कि शहर में जो साहित्य से रुचि रखने वाले लोग हैं वो श्यामलम संस्था से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट ऐसा मंच नहीं है, डायरेक्ट ऐसा ग्रुप नहीं है जो जुड़ना चाहे उन्हें जोड़ दिया जाए या उनके पास जानकारियां हो। तो इस पर थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों के बाद साहित्य में रुचि आई नहीं। कई बार आदमी अपने जीवन के कार्यकलाप होता है उसमें व्यस्तताएं आ जाती हैं। बहुत सालों बरसों पहले मैंने भी जब मैं 12वीं पढ़ता था लगभग और रामपुरा की गलियों में रहता था तो 2-3 व्यंग लिख दिए थे मैंने। वहाँ पे कोई प्रेस होता था, पंचाप करके नाम था, अब मुझे याद नहीं है, काले काले चश्मा लगाते थे, है ना। तो उन्होंने मेरे निबंध को छाप दिए और 12वीं क्लास में मुझे न जाने कैसे अहंकार आ गया कि मैं व्यंग्यकार हो गया हूँ। और अपने मित्रों में सब में यही प्रचारित करता रहता हूँ कि मेरे 3 सप्ताह तक लगातार उसमें व्यंग्य छप गए थे, तो मैं व्यंग्यकार हूँ, व्यंग्यकार। जबलपुर में जब मैं पहुंचा तो मेरे एक सत्येंद्र पचौड़ी मित्र थे, कहने लगे तुमको भी मैंने चर्चा करके अपनी थोड़ा सेगाफाटी करी कि मैं व्यंग्यकार हूँ, बहुत कम उम्र में था नया व्यंग्यकार हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में भी एक व्यंग्यकार रहते हैं, चलिए आपको मिलवा दें। मैंने कहा कौन रहता है? तो मुझे कहा नेपियर टाउन में रहते हैं। मैंने क्या नाम है उनका? उन्होंने कहा हरिशंकर परसाई। मैं भी हरिशंकर परसाई को विलुप्ता नहीं जानता, लेकिन इतना जानता था कि हाँ हरिशंकर परसाई 2 नाम ऐसे थे कि एक उज्जैन से लिखते हैं कोई अच्छा व्यंग्यकार और एक हरिशंकर परसाई है। तो मैंने भी कहा चलो मिल लेते हैं। तो उन्होंने अपनी एक मोटरसाइकिल से गए और उस गली में देखा बड़ी बड़ी मकानों के बीच में एक छोटा मकान था और परसाई जी के हाथ में प्लास्टर बंधा था, वो अंदर थे। तो मैंने एक मेरी बचपन की खराब आदतें हैं जो आज भी चली आ रही हैं,
कि मैं कभी किसी टेबल पे जाता हूँ, वहाँ कुछ रखा रहता है, तो उनकी पढ़ने की आदत होती है, तो मैं पढ़ता हूँ। वो एक डायरी रखी थी, तो मैंने उठा के पढ़ने लगी। तो वो जो परसाई थे वो अंदर थे, बाहर आए तो उन्होंने मुझे तरफ देखा। मैं तो परसाई को पहचानता नहीं था। उनको परसाई को ये बताया गया कि सागर देवी व्यंग्यकार आए हैं। अब उनने मेरी उम्र देखी होगी उस समय, और बाद में अनुरन में कितना बुरा लगता होगा, मैं छोटा था और मतलब महसूस किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे देखे, उन्होंने कहा कि ये डायरी किसकी है? मैंने कहा आपकी। पढ़ कौन है? मैं उन्होंने एक अच्छी डायरी बोली मुझे, हालांकि वो समझ में भी नहीं आई, पर उन्होंने मुझसे कहा अविद्या साहस की जननी है। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अविद्या साहस की जननी है, रख दो, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो आप जैसे लोगों के साथ, आप लोगों की मंच में मेरा आना आज किसी उपनयन संस्कार जैसा है। अरे नहीं, अभी भी आप साहसी हो। उपनयन संस्कार जैसा है। मुझे कमाल की बात है कि मुझ पे इस पे बोलने के लिए आया, तो मेरे साथ ये उपन्यास भी नहीं दी गई। तो आज ही जब 15-20 मिनट पहले कहा कि आप पढ़ लीजिए उपन्यास को, तो हमने 15-20 पेज पढ़ ही पाया था उसकी। और 15-20 पेज में जहाँ ये प्रेम कथा थी, तो मुझे तो पहले तीसरे चौथे पेज में ये हॉरर कथा भी लगने लगी। कारण क्या था लाली जी, कि मतलब वो जो दादाजी जी थे, वो जो नाम ले रहे थे, अचानक तुमने कविता लिया, तो ऐसा मुझे लगा कि कहीं ये मेरे साथ हो जाए तो न जाने किसका नाम आ जाए। तो कैसी उपन्यास लिखी जाएगी। और ये भाव होता भी है कि कई बार कोई पुराने आदमी का नाम जब चाहे निकल भी जाता है। तो ये तो मुझे लगा, तो फिर मैं डर के उसको 15 पेजों के बाद मैंने उसको आगे पढ़ा भी। तो श्यामलम संस्था के साथ मैंने एक बात तो अपनी रख दी है, और दूसरी बात ये रख दी कि जैसे कि कहा कि मेरा एक छोटा सा एक लिख रहा हूँ, कभी आपको कभी सुनाऊंगा कि स्टेनलेस स्टील से हम पीतल कांसा हो गए, देखो भैया अब हम 40-50 हो गए। तो श्यामलम संस्था में एक जो चीज आती है, कभी कभी मुझे ये डर भी लगता था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर जो साहित्य के प्रति जो रुचि आ रही है, तो कहीं ये बुढ़ापे की तरफ तो नहीं ले जा रही है, और कहीं मैं बूढ़े लोगों के बीच में तो बैठने नहीं जा रहा। पर ये जारी एक शब्द होता है कि जाने जो आप बचपन में जो चीज नहीं कर पाए हैं वो अब करी जाती है, जैसे पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, जो आप लिख नहीं पाए